प्रोफेसर बलिराज पांडे जी, सम्मान्य प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी, डॉक्टर अमित पांडे जी, केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी, आप आ गए, मैं आपकी राह देख ही रही थी, और संयोजिका डॉक्टर कविता प्रसाद जी, अन्यान्य प्रसाद के गहन अध्येता साहित्य मनीषीगण, शोधपत्र वाचक तथा अन्यान्य छात्र छात्राएं। ये भी सुखद संयोग है कि श्री आर संजय भी इस सभा कक्ष में विद्यमान हैं, जो हमारे श्री राहुल भट्ट के स्कूल के दिनों के सहयोगी हैं, और हम सभी महामना की बगिया के सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के पढ़े हुए हैं, उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पढ़े हुए। तो महामना की बगिया में महामना को प्रणाम और आप सबके प्रति सादर अभिवादन। सत्र संचालक श्री रविशंकर सोनकर जी, नाम लेने में दिक्कत यही हो जाती है कि अगर किसी का नाम गलती से छूट गया तो ऐसी स्थिति में मैं पहले ही क्षमा याचना कर रही हूँ, लेकिन सभा भवन में विद्यमान सभी श्रोता प्रथम पंक्ति से लेके अंतिम पंक्ति तक सबके प्रति हमारा अभिवादन। काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में महाकवि जयशंकर प्रसाद और भारत का सांस्कृतिक गौरव बोध विषय पर केंद्रित यह भव्य आयोजन हम सभी को यह अवसर दे रहा है कि इस ज्ञान यज्ञ में एक छोटी सी आहुति, यथाशक्ति यथामति छोटी सी आहुति दे सके। काशी में कविवर प्रसाद की चर्चा, उनकी कृतियों में भी कामायनी और कामना की चर्चा होना जितना स्वाभाविक है, उतना ही स्वाभाविक है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में प्रायः 73 वर्षों पूर्व, अभी इतिहास की चर्चा कर रहे थे तो उसके संदर्भ अलग थे जिसको प्रभाकर जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया, और ये प्रसाद के कामायनी और कामना से जुड़ा एक अन्य ऐतिहासिक संदर्भ है। तो मुझे लगता है कि सत्र के शीर्षक का यथोचित पालन हो रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में प्रायः 73 वर्षों पूर्व संगीत मार्तंड पंडित ओंकारनाथ ठाकुर द्वारा परिकल्पित, निर्देशित और संगीत रूपक के रूप में मंचित कामायनी और कामना की चर्चा, महाकवि प्रसाद की विराट शब्द सृष्टि का पंडित ओंकारनाथ जी द्वारा कराया गया संगीतमय दर्शन। सत्र के शीर्षक दर्शन को मैंने यहाँ भी जोड़ने की कोशिश की है। महाकवि प्रसाद की विराट शब्द सृष्टि का पंडित ओंकारनाथ जी द्वारा कराया गया संगीतमय दर्शन, जिसे सोने पर सुहागा कहना ही ज्यादा उचित है। न केवल काशी हिंदू विश्वविद्यालय बल्कि काशी के रंग इतिहास में भी अपने तरह की अनूठी रंग प्रस्तुति के रूप में पंडित जी द्वारा संगीतबद्ध कामायनी और कामना को वर्षानुवर्ष स्मरण किया जाता रहा। आज इस राष्ट्रीय परिसंवाद के बहाने पुनः उस स्मृति मंजूषा को खोलने का अवसर देने के लिए समस्त आयोजन समिति के प्रति हम दोनों हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी की प्रस्तुति अपने आप में अनेक अर्थों में अभिनव थी। पंडित जी के प्राचार्यत्व में 19 अगस्त 1950 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित श्री कला संगीत भारती, जो अब 2 स्वतंत्र संकायों संगीत एवं मंचकला संकाय तथा दृश्य कला संकाय के रूप में विकास के नए सोपान चढ़ रही है, उसकी मात्र 3 महीने की शिशु वय में महाविद्यालय की नवागत अनुभवहीन छात्राओं द्वारा वार्षिकोत्सव के रूप में 3 महीने में किसी संस्था का वार्षिकोत्सव हो जाना कितनी अद्भुत बात है। वार्षिकोत्सव के रूप में विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह सप्ताह में 3 दिसंबर 1950 को कामायनी जैसे प्रौढ़ उतना ही रोमांचक और आह्लादक था। स्वयं पंडित ओंकारनाथ जी ने पार्श्व गायन द्वारा संपूर्ण कथाक्रम का सूत्र संभाला हुआ था। यह भी उल्लेखनीय है कि तत्कालीन उपकुलपति
पंडित गोविंद मालवीय जी की पुत्री श्रीमती शीला शर्मा, जो तब हिंदी एमए की छात्रा थी, उन्होंने कामायनी के पद्य चयन में सहयोग दिया था और अन्य दो पुत्रियों श्रीमती विभा शर्मा ने मनु का और कुमारी सत्या मालवीय ने मानव की भूमिका निभाई थी। श्रद्धा का चरित्र कुमारी मालती अग्रवाल ने निभाया था और इड़ा का चरित्र कुमारी संतोष गुप्ता ने किया था। इसमें संतोष को छोड़ करके जिन्होंने इड़ा का चरित्र किया, सभी ने अपने संवाद स्वयं ही गाए थे, मनु भी, मानव भी, श्रद्धा भी। इड़ा का पार्श्व गायन कुमारी वसुंधरा तलवलकर ने किया था, जो कालांतर में पंडित जी के पट्ट शिष्य पंडित बलवंत राय भट्ट की पत्नी और हमारी मां बनी। वास्तव में कामायनी का स्वर संस्कार हमें मां के कारण ही प्राप्त हुआ। 1950 में कामायनी का मंचन हुआ और इसके 2 वर्ष बाद 1952 में कामना का मंचन हुआ था। पंडित ओंकारनाथ जी अपने समय के शास्त्रीय संगीत के सर्वश्रेष्ठ गायक के रूप में विख्यात थे और संगीत के शास्त्र पक्ष के मनन चिंतन में भी गहरी पैठ रखते थे। विशेषतः भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के प्रति उन्हें बहुत आदर था। उसमें भी रस, भाव और काकु संबंधी चिंतन ने उन्हें अत्यंत प्रभावित किया था। काकु भेद से रस भावों का प्रकटीकरण पंडित जी के संगीत चिंतन और संगीत प्रदर्शन का महत्वपूर्ण अंश था। अपना यही ज्ञान उन्होंने पूरे मनोयोग से कामायनी और कामना की स्वर सज्जा को समर्पित किया था। महाकवि प्रसाद की शब्द योजना में जो सहज माधुर्य, लालित्य और भाव प्रवणता है, उसको पूरा पूरा सम्मान देते हुए नाटक के रूप में उसके अनुरूप संगीत संयोजन अपने आप में एक चुनौती था। कामायनी तो छंदोबद्ध पद्यात्मक रचना होने से उसे संगीतबद्ध करना अपेक्षाकृत सहज था, किंतु कामना के गद्यमय संवादों को उनके भावों को स्वरों से संवारना और भी बड़ी चुनौती थी। पद्य तो फिर भी गाया जाता है, गा सकते हैं, गाते हैं, लेकिन गद्य को गा करके कहना, गा करके सजाना कितना कठिन है। लेकिन पंडित जी ने उस चुनौती को स्वीकार किया। पंडित जी ने उसे स्वीकार किया और उसे रूपायित करने में अपना सर्वस्व उड़ेल दिया, असंभव को संभव बना दिया। कामायनी का अत्यंत सफल और बहुप्रशंसित मंचन वाराणसी के रंगमंचीय इतिहास की अविस्मरणीय घटना थी, जिसे देखकर न केवल काशी के रंगकर्मी और सर्वसामान्य दर्शक आनंद विभोर थे, अपितु विश्वविद्यालय में हिंदी के आचार्य और प्रसाद साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान पंडित पद्मनारायण आचार्य जी उस प्रस्तुति से गदगद होकर कहने लगे कि इसे देखने के बाद मानो कामायनी के अर्थबोध की नई नई परतें खुलने लग गई। वो संगीतमय कामायनी देख करके लग रहा है कि इसके अर्थ की और अधिक परतें खुलने लग गई। पद्मनारायण आचार्य जी जैसा व्यक्ति अगर ये कह देता है तो सच में उसमें कोई वजन था उनकी बात में। इस हेतु पद्मनारायण आचार्य जी ने प्रसाद जयंती पर पंडित जी का विशेष सम्मान भी करवाया था। आज इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में पंडित ओंकारनाथ जी की उस ऐतिहासिक संगीत रचना की बहुत छोटी सी झलक दिखाने के लिए विशेष रूप से काल मर्यादा का सम्मान करते हुए कामायनी और कामना के गिने चुने अंश आपके सामने प्रस्तुत हैं। अपने संगीत संबंधी मनन चिंतन में रागों के माध्यम से रस भाव के प्रस्तुतिकरण को बहुत महत्व देने वाले पंडित जी के लिए ये तो स्वाभाविक ही था कि कामायनी और कामना को स्वरबद्ध करने के लिए वे रागों का सहारा लेते, रागों से उनका स्वर संस्कार करते। लेकिन यह मंचन केवल रागदारी संगीत का गायन मात्र नहीं था, इसलिए भावानुकूल रागों की स्वरावली देने के साथ साथ उन्होंने उसमें कुछ अन्य प्रयोग भी किए थे जो नाटक की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण या अधिक प्रभावपूर्ण हो रहे थे।
प्रस्तुत है मेरे अनुज श्री राहुल भट्ट के कंठस्वर में पहले कामायनी के कुछ अंश और तदुपरांत कामना के कुछ अंश। मैं कथा का विस्तार इसलिए यहाँ पर नहीं करना चाह रही हूँ कि आप लोगों में से कामायनी तो सभी ने पढ़ी होगी और कामना भी बहुतों की परिचित होगी। कामायनी पद्यमय है, कामना गद्यमय है, ये मैं पहले ही कह चुकी। पंडित जी ने जो नाट्य स्वरूप दिया था कामायनी का, उसमें से 5वें दृश्य के लिए उन्होंने निर्वेद सर्ग से इड़ा और श्रद्धा का प्रसंग चुना था। इड़ा श्रद्धा से पूछती है, तुमको बिसराया किसने? ये प्रस्तुत करेंगे पहले। इसके बाद 6वें दृश्य में दर्शन सर्ग से मानव का श्रद्धा को ये कहना, जननी जननी मुझसे मुख यो न मोड़, ममता न तोड़ जननी। और इसी के उत्तर में श्रद्धा का उसे समझाना, हे सौम्य हे सौम्य, इड़ा का शुचि दुलार, हर लेगा तेरा व्यथा भार, हे सौम्य। प्रस्तुत है कामायनी के ये अंश। आवाज ठीक से जा रही होगी पीछे तक। तुमको बिसराया किसने, तुमको बिसराया किसने, इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम, बोलो तो तुमको बिसराया किसने। जीवन की लंबी यात्रा में, जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी है, मिल जाते मिल जाते। जीवन है तो कहीं मिलन है, जीवन है तो कहीं मिलन है। कट जाती दुख की रातें, तुम बोलो तो कि तुमको बिसराया किसने, तुमको बिसराया किसने। बैठो आज अधिक चंचल हो, बैठो आज अधिक चंचल हो। व्यथा गांठ निज खोलो तो तुम बोलो तो तुमको बिसराया किसने, तुमको बिसराया किसने। जननी मुझसे मुख यो न मोड़, ममता न तोड़ जननी, जननी जननी मुझसे मुख यो न मोड़, ममता न तोड़ जननी, जननी। तेरी आज्ञा का कर पालन, यह स्नेह सदा करता लालन। मैं मरूं जीऊं पर टूटे न प्रण, वरदान
जननी मुझसे मुख यो न मोड़, ममता न तोड़ जननी जननी। हे सौम्य इड़ा का शुचि दुलार, हर लेगा तेरा व्यथा भार। हे सौम्य इड़ा का शुचि दुलार, हर लेगा तेरा व्यथा भार। हे सौम्य वह तर्कमयी तू श्रद्धामय, तू मननशील कर पर्व अभय, हर ले हो मानव भाग्य उदय, हर ले हो मानव भाग्य उदय। हे सौम्य इड़ा का शुचि दुलार, हर लेगा तेरा व्यथा भार। हे सौम्य। अब प्रस्तुत हैं कामना के कुछ संवाद। हालांकि ये पद्य था कामायनी, लेकिन अब भी जब उसको बुनते बुनते ये समझ में आने लग गया है कि अच्छा हे सौम्य कहने का यही तरीका है। हे सौम्य ऐसे ही कहेगी, माँ अपने बेटे से कह रही है, उसको कुछ समझा रही है, हे सौम्य ऐसे ही। अब जो संवाद है ये कामना नाटक के प्रथम अंक में प्रथम दृश्य है, संतोष और विनोद का संवाद। आप सब जैसे अभी कामायनी की चर्चा कर रहे थे कि उसमें प्रायः मनोवृत्तियों के आधार पर एक एक सर्ग रखा हुआ है। आप सब ये जानते होंगे कि कामना नाटक के चरित्र भी ऐसे ही मनोभावों से संबंधित हैं। तो यह संतोष और विनोद का संवाद है। क्यों जी, ये क्यों जी जो दो मित्र पास पास में बैठ के बोल रहे हैं, आप अनुभव कर पाएंगे कि ये क्यों जी हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, या हमारे भीतर इतना उतर गया है कि अब हम उस क्यों जी को उसी रूप में समझते हैं। क्यों जी, इस सागर के उस पार क्या है, क्यों जी। उस पार क्या है क्यों जी, यही तो नहीं समझ में आता कि वह पार है या नहीं। जहां तक दृष्टि जाती है भरा है अखंड जल राशि, भरा है अखंड जल राशि। इसमें चलकर देखने का जी कभी होता है क्या, जी तो होता है मगर संदेह होता है, लौट कर हम आ सके या ना सके, इससे बस साहस न होता है, न होता है। हरे भरे ये खेत वहाँ क्या होंगे, इन छोटी छोटी पहाड़ियों से ढुलकते मचलते ये झरने, फूलों से लदे हुए इन वृक्षों की ये पंक्तियां, और भोली भाली गौए उनके प्यारे ये बछड़े, तुम कहो वहाँ क्या होंगे।
यह धवल धूप वह चंद्र चांदनी, जगमगती तारों की रात, इस प्रमत्त विहड़ समुद्र में कैसे कहाँ मिलेंगे, कैसे कहाँ मिलेंगे। अटल विश्वास है मेरा, वहाँ कुछ भी नहीं होगा, क्यों जी, क्यों जी। प्रथम अंक का दूसरा दृश्य लीला और संतोष का संवाद है। इस पूर्णिमा को प्रियतम हम एक हो रहेंगे। होने को ये एक स्त्री कंठ और एक पुरुष कंठ के संवाद हैं, लेकिन अभी अकेले राम ही प्रस्तुत करेंगे। सिर्फ हम यही कहना चाहते हैं, कभी क्रांतदर्शी होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ तक क्या क्या चीज़ें उन्हें देखने में आती हैं और वो किस चीज़ की अभिव्यक्ति करते हैं। किसी विदेश से आए हुए युवक के साथ इस देश की कन्या क्या ब्याह करेगी, ये इस संवाद के भीतर आता है। आप सुनिए। इस पूर्णिमा को प्रियतम हम एक हो रहेंगे, किंतु सखी तुम्हारी उसने वरण किया है, उसने वरण किया है, किसका वरण किया है। सुना है कोई सागर पार से इस देश आया है, उसके आने का समाचार मैंने भी सुना है, किंतु नवागंतुक उससे इस देश की कन्या, इस देश की कन्या क्या ब्याह करेगी, क्यों क्यों ऐसा क्या हो नहीं सकता। अभी तक तो कभी मैंने कहीं ऐसा सुना नहीं है, परंतु आज तक कोई यहाँ आया भी तो नहीं था, आया भी तो नहीं था। तो मैं विचार करूंगा, तुम्हारी राह पर भी मैं क्या चल सकूंगा। इसमें भी संदेह क्या, संदेह क्या। हाँ लीला, हाँ लीला, नहीं नहीं ऐसा ना कहो, ना कहो, ना कहो। इसके बाद तृतीय अंक में कामना का संवाद है। मेरे प्यारे देशवासियों लौट चलो। मैं फिर क्रांतदर्शी कवि को ही याद कर रही हूँ। आज हम सब लोग पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं और प्रकृति की ओर लौटने की बातें कर रहे हैं। यही संदेश इसमें है। ये पहले कामना का संवाद है, मेरे प्यारे देशवासियों लौट चलो, और उसके बाद विवेक का संवाद है। बहुत समय पहले, बहुत समय पहले मैंने यही कहा। मेरे प्यारे देशवासियों लौट चलो, इस भयावने इंद्रजाल से भागो,
से सिंचित इस चमकीले स्वर्ण वृक्ष की छाया से भागो भागो भागो। बहुत समय पहले मैंने यही कहा था भागो, तब तुम्ही ने कहा था कि ये पागल है, और मैं पागल हो गया, पागल हो गया। कामना 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 मेरी पगली लड़की आ, मेरी गोद में आ, चल हम लोग वृक्षों की शीतल छाया में लौट चले, लौट चले। आ आ ये अंतिम संवाद जिस विवेक नाम के चरित्र का था, उसकी भूमिका निभाई थी उस समय की छात्रा कुमारी प्रेमलता शर्मा ने, जो आगे चल करके संगीत शास्त्र विभाग की विभागाध्यक्षा बनी, संगीत संकाय की संकाय प्रमुख बनी, खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति बनी और संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली की उपाध्यक्ष। प्रसाद जी के नाटकों की वाराणसी की मंच प्रस्तुति में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित एक दो और उल्लेख अस्थानीय नहीं होंगे, वो भी हिंदी विभाग से भी जुड़ा हुआ है। हिंदी विभाग और संगीत महाविद्यालय के पूर्व छात्र सुप्रसिद्ध रंग निर्देशक श्री बी कारंत ने नागरी नाटक मंडली में, संभवतः वो 70 के दशक के बीच के साल रहे होंगे, 75-76 ऐसा कुछ, नागरी नाटक मंडली में वाराणसी के रंगकर्मियों और संगीत संकाय की छात्राओं को लेकर चंद्रगुप्त मंचित किया था। और उस नाटक की बड़ी विशेषता ये थी कि पूरा नाटक बगैर माइक के किया था, माइक नहीं था उसमें। और जितना मुझे याद आ रहा है, बनारस के बहुत नामी रंगकर्मी हैं इस समय, उस समय वो लोग युवा उत्साही नरेंद्र आचार्य जी ने चंद्रगुप्त का रोल किया था और राजेंद्र उपाध्याय जी ने सिंहरण का रोल किया था उस समय। और संगीत संकाय की भी एक दो छात्राएं थीं और उसमें संगीत दिया था गायन विभाग के ही प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित जी ने। तो ये वाराणसी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय और प्रसाद से जुड़े हुए रंगमंच की एक झलक क्या एक यादगार है। और उसके बाद कारंत जी भोपाल से स्कंदगुप्त नाटक लेकर के आए थे और ये 80 के दशक की घटना रही होगी। और संगीत संकाय का जो भीतर वाला मुक्ताकाशीय मंच है उस पर वो स्कंदगुप्त उन्होंने किया था। और ओंकारनाथ जी से जुड़ी हुई एक घटना मैं ये भी जरूर बताना चाहूँगी। कारंत जी का ये कहना था कि अगर मेरे जीवन में ओंकारनाथ ठाकुर न आते तो मैं शायद कभी स्टेज पर या रंग कर्म की ओर न जुड़ता। मैं तो यहाँ हिंदी एमए पढ़ने आया था, हिंदी एमए करने के बाद कर्नाटक में चला जाता, किसी इंटर कॉलेज में या डिग्री कॉलेज में हिंदी का एक टीचर बनकर के सारी जिंदगी बीत जाती। लेकिन यहाँ संगीत कॉलेज में, संगीत महाविद्यालय में ओंकारनाथ जी को सामने देखने का, उनकी बातें सुनने का ये प्रभाव मुझ पर पड़ा कि मुझे लगा कि केवल एक हिंदी का अध्यापक बन जाना उससे कहीं अलग है, रंग कर्म में जुड़ना तो उसमें मेरा साहित्य और संगीत दोनों काम आएगा। और वो कहते थे कि उन्हीं के कारण मैं रंग कर्म से जुड़ा। और उन्होंने क्या नाम कमाया ये तो आप सब जानते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का गौरव है, हिंदी विभाग का गौरव है, संगीत संकाय का गौरव है। अंत में कुछ और 70 के दशक के उत्तरार्ध में
नागरी नाटक मंडली में ही प्रसाद जी के काव्य के अंग्रेजी अनुवाद के लोकार्पण का एक आयोजन था। उसमें प्रस्तुति के लिए कामायनी के लज्जा सर्ग के अंतिम 3 छंदों को पंडित बलवंत राय भट्ट जी ने, हमारे पिताजी ने संगीतबद्ध किया और ऐसा करते हुए अपनी उस रचना को महाकवि प्रसाद और अपने गुरुवर पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी को समर्पित किया था। वे छंद आप सब जानते हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा, और आंसू से भीगे अंचल पर अपना सब कुछ रखना होगा। इसी से हम दोनों की प्रस्तुति विराम लेगी। लज्जा सर्ग के अंतिम छंद, जिसकी संगीत रचना पंडित बलवंत राय भट्ट जी की। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगत में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा उर अंतर में जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। आंसू से भीगे अंचल पर, आंसू से भीगे अंचल पर, मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा, यह संधि पत्र लिखना होगा।